नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में काफ़ी टाइम से कश्मीर के साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं। आज हमने दावत दी है एक यंग डॉक्टर को जो रिसर्च कर रहे हैं, बेसिकली बायोकेमिस्ट हैं, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद साहब। ये बेसिकली कैंसर बायोलॉजी के हवाले से काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर मुजफ्फर साहब का खुशामदीद कश्मीर लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेसिकली जो बड़ी बीमारियाँ इस वक्त इंसान को परेशान किए बैठी हैं काफ़ी टाइम से, जिसने इंसानियत को परेशान किया, उसमें कैंसर जो है बड़े अमराज में शामिल है जी। तो इस वक्त जो अभी तक की खोज है, अभी तक की जो ओवरऑल, हम कहाँ पहुँचे हैं इस मर्ज़ को प्रॉपरली समझने में, इससे पहले कि हम बात करें आपके हवाले से? देखिए, अगर हम पिछले 10 साल की बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ आई है कैंसर को आइडेंटिफाई करने में और उसके कॉज को जानने में, या इसमें जो बेसिक लेवल पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे लेवल पे क्या होता है, टू सम एक्सटेंट वी हैव कॉन्कर्ड द कैंसर। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पिछले तकरीबन 5 सालों से जो इम्यूनोथेरेपी आई है, उसमें उस थेरेपी की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, जो पेशेंट्स ठीक होते हैं। अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक US में एक स्टडी हुई है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल हुई है, उसमें इम्यूनोथेरेपी का यूज़ हुआ है, तो उसमें तक 18 पेशेंट्स थे जो 18 के 18 ही ठीक हो गए थे। although that has to be expanded to a bigger cohort of the patients, but to some extent we can say that we are in a good mood to have the better therapies available on the cancer. तो मतलब हमारे नाज़रीन को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप अमेरिका भी पढ़ने गए, रिसर्च करने गए, जो पूरा आपका सफ़र रहा अब तक IUST के वाटसन क्रिक सेंटर में आने से पहले, वो कैसा रहा, उसमें जो लर्निंग कर्व रही वो कैसी थी? सो जो शुरुआती तालीम थी मेरी, मैंने MTI त्राल, जिसको मदरसा तालीम इस्लाम त्राल कहते हैं, तो मैंने 10th तक वहीं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करी। उसके बाद मैंने बैचलर्स डिग्री जो है वो मैं SP कॉलेज श्रीनगर से करी, बायोकेमिस्ट्री और प्लस एनवायरमेंटल साइंसेस मैंने उस टाइम पे एक सब्जेक्ट था मेरे उस पर था। तो उसके बाद बैचलर्स डिग्री के बाद मैंने जामिया हमदर्द गया मैं मास्टर्स के लिए, मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री। तो मैंने वहाँ से कंप्लीट 2005 में मैंने वहाँ से कंप्लीट करी वो, एंड आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन द बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल मिला था। आई वाज टॉपर इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर एज वेल। तो मास्टर्स ख़त्म करने के बाद मैंने जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं PhD के लिए, मैंने JNU का दिया, CCMB, CDFD, IIC बैंगलोर और एम्स का दिया मैंने। तो 2-3 जगह पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट आई चूज़ एम्स बिकॉज़ वहाँ पे मेरा जो ट्रांसलेशन रिसर्च जो वहाँ पे होती है, मेरा जो इंटरेस्ट था, तो मैंने एम्स को चूज़ करा। वहाँ पे एक साइंटिस्ट थी डॉक्टर रंजू रल्हन, तो मैंने उनकी लैब में ज्वाइन करा, एंड देन आई वाज शिफ्टेड टू वन अदर मेंटर कॉलेज सुभाष सिंह। वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं वो। तो PhD ख़त्म करने के बाद मैंने 2010 में मैंने PhD कंप्लीट करी, एंड आई वाज अवॉर्डी ऑफ दिस इट्स कॉल्ड गीता मित्तल अवार्ड, विच इज़ वन ऑफ द गोल्ड मेडल गिवन टू द बेस्ट PhD स्टूडेंट्स with better publications that time in the AIMS. So I got that as well. उसके बाद PhD कंप्लीट करने के बाद मैंने 2010 में PhD कंप्लीट करी दिसंबर में। उसके बाद मैंने बहुत जगह US में पोस्ट डॉक्स के लिए अप्लाई करा था और काफ़ी जगह मेरा हुआ था, लेकिन मैंने चूज़ करा यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर। वहाँ पे एक साइंटिस्ट है डॉक्टर सुरेंद्र बात्रा, तो मैंने उनकी लैब ज्वाइन करी। वहाँ पे मैंने पोस्ट डॉक जो है मैंने कैंसर बायोलॉजी पे ही मैंने काम करा वहाँ पे, चूँकि जो सुरेंद्र बात्रा थे उनका जो एरिया था वो पैनक्रियाटिक कैंसर पे काम करते थे, लेकिन मैंने अपनी PhD में हेड एंड नेक कैंसर पे काम करा था। अगर आप हेड एंड नेक का देखेंगे, मतलब इंडिया में उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस जो होते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर के ही पाए जाते हैं इंडिया में। तो वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद मैंने हेड एंड नेक कैंसर ग्रुप बनाया वहाँ पे, एंड देन आई डिड स्टार्ट रिसर्च ऑन द हेड एंड नेक कैंसर। तो तकरीबन मैंने पोस्ट डॉक 4.5 साल कंटिन्यू रखा वहाँ पे। उसके बाद आई वाज इंडक्टेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सेम डिपार्टमेंट। तो मैं तकरीबन 4 साल रहा, 2015 से लेके 2019 तक मैंने वहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कंटिन्यू करा। देन उसके बाद बिकॉज ऑफ द फैमिली सिचुएशंस एंड प्लस मुझे आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय सोसाइटी।
तो देन आई स्टार्टेड मूविंग बैक, आई डिड अप्लाई फॉर, सो इंडिया में एक एप्लीकेशन आती है रामानुजन फेलो एंड रामालिंगा स्वामी फेलो, तो सो आई डिड अप्लाई फॉर द बोथ एंड आई वाज फॉर्चुनेट एनफ दैट आई गॉट बोथ रामालिंगा रामानुजन फेलोशिप्स। तो मैंने स्टार्टिंग में वापस आके 2019 में मैं वापस आया, तो मैंने एज अ रामानुजन फेलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ज्वाइन करा। वहाँ पे मैं तकरीबन 1 साल रहा एंड देन आफ्टर 1 year आई मूव टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द वाटसन क्रिक सेंटर। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अप्लाई करा था यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, तो उतने में ही यहाँ पे जो इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आई एंड देन आई वाज सिलेक्टेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वाटसन क्रिक सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड लेटली आई वाज इंडक्टेड एज एन हेड ऑफ द वाटसन क्रिक। तो अभी मैं वाटसन क्रिक को यहाँ पे हेड कर रहा हूँ। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर मुजफ्फर साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि जब आपने पीएचडी किया तो पीएचडी में आप हेड नेक कैंसर की बात जी, हेड एंड नेक कैंसर पे करता था। तो व्हाट वर द टेक अवेज? देखिए, अगर आप मतलब इंडिया की बात करते हैं, जो हेड एंड नेक कैंसर की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द हेड एंड नेक आर बिकॉज ऑफ द जो हम लोग मतलब यूज़ करते हैं, तंबाकू यूज़ करते हैं या गुटखा हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप बाहर के स्टेट्स में देखेंगे वहाँ पे मोस्टली गुटखा ही यूज़ करते हैं वो। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली वही था कि गुटखे से कैंसर कैसे होता है, मुंह का कैंसर कैसे होता है। तो मैंने उसी पे रिसर्च करा कि कौन कौन से, अगर आप फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं तो सेल एट द लेवल ऑफ सेल क्या होता है कैंसर, जब कैंसर डेवलप होता है। तो मैंने वही आइडेंटिफाई करा कि कुछ नॉवल सिग्नलिंग पाथवेज थे जो इस गुटखे से, या हम उसको यूजुअली बोलते हैं स्मोकलेस टोबैको, उससे जो एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो मैंने वही नॉवल सिग्नलिंग पाथवेज को आइडेंटिफाई करा था। उसके साथ साथ मैंने एक नेचुरल कंपाउंड आता है, फॉर एग्जांपल कर्क्यूमिन आता है, गुगलस्टेरॉन आता है। तो मैंने ये देखा कि अगर हम कर्क्यूमिन खाते हैं या गुगलस्टेरॉन दे देते हैं तो उसकी वजह से जो स्मोकिंग का इफेक्ट है, स्मोकलेस टोबैको का इफेक्ट होता है, वो नलिफाई होता है। सो अगर फॉर एग्जांपल किसी में कैंसर है तो अगर हम एज अ प्रिवेंटिव उसको गुगलस्टेरॉन देते हैं या कर्क्यूमिन दे देते हैं तो उसकी वजह से जो स्मोकिंग का इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। तो ये मेरा रिसर्च का आउटपुट था उस टाइम पे। तो ये इससे पहले कि मैं इसी हवाले से एक दूसरा सवाल पूछूं, सो हैज़ देयर बीन सम काइंड ऑफ कंपैरेटिव स्टडी जो आपने देखी होगी, इज द पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट बिटवीन टू कैंसर्स, वन इन केस ऑफ स्मोकिंग एंड वन केस ऑफ जिसमें नॉन स्मोक? अगर फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जो स्मोक लिस्ट जो गुटखा हम लोग खाते हैं उसकी वजह से माउथ का कैंसर ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप स्मोक जो हम सिगरेट पीते हैं या हुक्का करते हैं उसकी वजह से लंग्स का कैंसर ज़्यादा होता है। तो ये ओवरऑल पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है अभी तक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कैंसर्स है, मतलब इंडिया में या वेस्ट में कुछ ऐसे कैंसर्स पाए जाते हैं जो लंग के होते हैं लेकिन उन लोगों ने कभी स्मोक कभी करा नहीं होता है। या फॉर एग्जांपल कश्मीर में भी कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि वहाँ पे माउथ का कैंसर हो रहा है लेकिन उन लोगों ने कभी गुटखा और तंबाकू कभी लिया ही नहीं होता है। तो इट आल्सो डिपेंड नॉट ओनली कि हम लोग क्या खाते हैं, ऑल्दो कि दिस इज़ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दिस इज़ ट्रू कि हम लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो इफेक्ट करता है कैंसर को, लेकिन देयर आर सम जेनेटिक कॉजेज आल्सो जो बॉडी के अंदर ही जो जेनेटिक बेसिस पे होता है कि अगर किसी फैमिली में या किसी किसके फादर को हुआ है, कुछ ऐसे म्यूटेशंस उनमें पाए जाते हैं कि जो इसको ज़्यादा ससेप्टेबल करते हैं उसके बच्चे को या उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उसको ससेप्टेबल करते हैं कि उनमें भी कैंसर हो सकता है। तो इसके बाद आप चले गए पोस्ट डॉक में जी, लेकिन पोस्ट डॉक से पहले मैं डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहूँगा कि जो आपकी फाइंडिंग्स रही इसमें पीएचडी में, सो व्हाट वाज द रेस्पॉन्स फ्रॉम द एकेडमिया और द मार्केट? मतलब जो आपने सजेस्ट किया है कि ये पर्टिकुलर चीज़ लेने से इससे कोई ना कोई तब्दीली हो जाएगी, चाहे वो पेशेंट हो या ना हो या मतलब रूटीन में किसी को भी दे दे, तो वाज देयर सम काइंड ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी? तो उसी टाइम पे जब मेरा पीएचडी कंप्लीट होने वाला था तो हम लोगों ने एक क्लिनिकल ट्रायल एम्स में ही स्टार्ट हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ हेड एंड नेक सर्जरी जो वहाँ पे है। तो उन लोगों ने पेशेंट्स को जो हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स थे उनको वो कर्क्यूमिन देते थे एंड देन दे आइडेंटिफाइड कि कर्क्यूमिन की वजह से कुछ इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो जो उसके फाइंडिंग्स थे, जो उसके रिजल्ट्स आए थे, तो टू सम एक्सटेंट कि देयर वाज कर्क्यूमिन वाज प्रिवेंटिंग द ऑकरेंस ऑफ द कैंसर। या फॉर एग्जांपल जिसमें ऑलरेडी कैंसर है तो उस कैंसर को जो साइज़ होता है कैंसर का, या फॉर एग्जांपल जो रिकरेंस होता है सर्जरी करने के बाद किसी
पेशेंट का फिर से कैंसर हो जाता है. टू सम एक्सटेंट कर्क्यूमिन वाज हेल्पिंग टू रिड्यूस दैट रेट. So once we complete the clinical trials, actually things move to market. Yes. The pharma sector. Yes. So is there some kind of a thing that has happened on basis of the clinical trials that were triggered by your findings? इंडिया की बात तो अगर मैं करता हूँ तो इंडिया में एज सच देयर आर मेनी क्लिनिकल ट्रायल आफ्टर दैट नो इन फॉर एग्जांपल इन द मार्केट आल्सो देयर आर कंपाउंड्स विच आर इन द कर्क्यूमिन. फॉर एग्जांपल देयर आर 3 एक्चुअली डेरिवेटिव्स फ्रॉम द कर्क्यूमिन. अगर हम हल्दी की बात करते हैं दिस इज फ्रॉम द कर्क्यूमिन, तो वहाँ पे उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन दे हैव आइडेंटिफाइड देयर आर ओनली 3 कंपाउंड्स विच आर वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग दैट. यहाँ पे अभी मार्केट में अवेलेबल है, इंडिया में भी या वेस्टर्न में कुछ ऐसे कंपाउंड्स अवेलेबल जो कर्क्यूमिन से निकलते हैं, जो हम एज अ प्रिवेंटिव यूज़ करते हैं कि इट्स रिटन ऑन द बोतल दैट दे आर काइंड ऑफ प्रिवेंटिव. ऑल्दो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का कैंसर ऑलरेडी हो गया है एंड दैट इज इन द लेट स्टेज, एट दैट स्टेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट नो दोज कंपाउंड्स कैन हेल्प, बट डेफिनेटली दीज आर नो हेल्पिंग टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ द कैंसर. अगर हम पहले ले लेते हैं या कोई बंदा ऐसा है जो कर्क्यूमिन बहुत ज़्यादा खाता था, तो हम लोग कह सकते थे कि इट कैन prevent to some extent the occurrence of the cancer. So उसके बाद आप चले गए यूएस. जी. तो वहाँ आपकी रिसर्च क्या रही और टेक अवे क्या रहा आपके पोस्ट डॉक में? चूँकि मैंने पहले भी बताया आपको कि जो मेरे मेंटर थे वहाँ पे डॉक्टर सुरेंद्र बत्रा, वो पैनक्रियाटिक कैंसर पे के एक्सपर्ट्स हैं. तो स्टार्टिंग में जब यहाँ से गया तो मैंने पैनक्रियाटिक कैंसर पे ही स्टार्ट करा, और जो मैंने नेचुरल कंपाउंड्स यहाँ पे देखा था कि हेड एंड नेक कैंसर में दे कैन प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ और दे कैन डिक्रीज द सिग्नलिंग पाथवे, एक्टिव सिग्नलिंग पाथवे विच आर प्रेजेंट इन द हेड एंड नेक कैंसर. कैन बी रिकैपिचुलेटेड इन द पैनक्रियाटिक कैंसर. क्या वो अगर वो हेड एंड नेक कैंसर में करते हैं, क्या वो पैनक्रियाटिक कैंसर में भी वही कर सकते हैं? तो मेरे जो गाइड थे वो एक मॉलिक्यूल पे काम करते थे, उसको म्यूसिन बोलते हैं, मक4 यूजुअली इसको बोलते हैं. तो आई डिड माई फाइंडिंग्स वेयर लाइक जो गूगलस्टिरॉन है, इट कैन डिक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट म्यूसिन मक4 विच दैट वी हैव अ लॉट ऑफ स्टडीज इन दैट लैब दैट मक4, इफ यू हैव द मक4 in the cancer cells, if it is expression is increased, you have the tendency that cancer may be more aggressive and more proliferative. तो मेरी स्टडी यही थी कि जो गूगलस्टिरॉन है, जो नेचुरल कंपाउंड था, वो उस मक4 को डाउनरेगुलेट करके कैंसर, जो उसकी प्रोलिफरेशन, कैंसर सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है, या उसकी एक कैंसर में एक चीज़ होती है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का कैंसर माउथ में है तो इट गोज़ टू द लंग्स आल्सो, इट गोज़ टू द अदर ऑर्गन्स आल्सो, जिसको मेटास्टैसिस बोलते हैं. तो गूगलस्टिरॉन कुछ हद तक वो मेटास्टैटिक कैपेबिलिटी उन कैंसर सेल्स की कम कर सकता था. ये मेरी स्टार्टिंग की 2 साल के जो फाइंडिंग्स थे. उसके बाद एज आई सेड दैट कि मैंने वहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर स्टार्ट करा, हेड एंड नेक कैंसर ग्रुप स्टार्ट करा. तो मैंने हेड एंड नेक कैंसर पे ही स्टडीज़ करी, और मैंने वही देखा कि जो हमारा मक4 जो ऑलरेडी, अगर आप पैनक्रियाटिक कैंसर की बात करते हैं, that MUC4 is expressed in around 90% of the patients. It has been that MUC4 has been shown to be involved in जो रेजिस्टेंस आती है जब हम दवाई देते हैं किसी कैंसर पेशेंट को, कुछ टाइम बाद वो दवाई काम नहीं करती है, कैंसर पेशेंट को फिर से कैंसर हो जाता है. So people have shown that and we have shown that in the lab that MUC4 is involved in that. तो जो पैनक्रियाटिक कैंसर में था उस टाइम पे उसका जो हेड एंड नेक कैंसर में था किसी को पता नहीं था. सो आई स्टार्टेड दैट इफ़ MUC4 हैज़ एनी रोल इन द हेड एंड नेक कैंसर. तो मैंने वो स्टार्ट करा एंड आई डिड फाइंड दैट जो MUC4 है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक कैंसर. और जो मेटास्टैसिस होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मेटास्टैसिस इन हेड एंड नेक कैंसर एज वेल. तो what was the follow-up? You must be in touch with your with that lab still. जी. Because scientists की अपनी जो community tribe होता है, they always stay in touch with each other. So has there been some kind of forward movement, follow-up to what you did in postdoc? MUC4 के हवाले से अगर मैं कहता हूँ तो MUC4 उसके बाद किसी ने उसको फॉलो नहीं करा. लेकिन जब मैं इंडक्ट हुआ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सेम डिपार्टमेंट, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन वन मोर मॉलिक्यूल, इट्स कॉल्ड NR4A2. इट्स अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. तो हम लोगों ने उस पर काम करा. तो अभी हम लोगों ने चूँकि पब्लिश नहीं करा वो, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो मॉलिक्यूल है इट इज़ इन्वॉल्वड इन जो कैंसर, फॉर एग्जाम्पल जो भी कैंसर पेशेंट होता है उसको बहुत इंटेंस पेन होता है. तो हमने देखा कि जो
NR4A2 मॉलिक्यूल है, इट इज़ इन्वॉल्वड इन जो पेशेंट्स को पेन होता है उसमें रोल प्ले है उसका। तो हम लोग अभी स्टडीज़ है उसको हम लोग एक इनहिबिटर डिज़ाइन कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल के खिलाफ। ऑलरेडी वी हैव आइडेंटिफाइड 3 एंड वी आर सून पब्लिशिंग दैट इन अ वेरी गुड जर्नल के अगर हम उसको इनहिबिट करते हैं, उस NR4 को इनहिबिटर देते हैं, तो जो पेन होता है कैंसर पेशेंट्स में वो बहुत ही हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। Across all cancer patients. इसके बाद हमने इसी स्टडी को पैनक्रियाटिक कैंसर में देखा। तो पैनक्रियाटिक कैंसर में भी एक फिनोमेना होता है, इसको पेरिन्यूरल इन्वेजन बोलते हैं। कुछ के पेशेंट में ऐसा होता है कि जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं वो नर्व सेल के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली पेन होता है, तो उसको पेरिन्यूरल इन्वेजन बोलते हैं। तो हमने पैनक्रियाटिक में देखा कि जो NR4 है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट प्रोसेस, जिसकी वजह से एक्चुअली पेन होता है कैंसर पेशेंट्स में। तो हमने वहाँ पे भी कुछ माउस मॉडल्स हमने यूज़ करे, जिसकी वजह से हमें कंफर्म हुआ कि दिस NR4 कैन बी, इफ दैट कैन बी इनहिबिटेड वी कैन टू वेरी लार्ज एक्सटेंट इनहिबिट द पेन, एंड प्लस जो इन्वेजन होता है कैंसर सेल्स का न्यूरॉन्स में, वो हम बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं। So फाइनली जब आपने ज्वाइन किया IUST का ये जो सेंटर है, तो व्हाट इज द फोकस ऑफ योर इंडिविजुअल जो पर्सनल रिसर्च है? जी, तो यू मस्ट बी डूइंग गाइडिंग पीपल आल्सो यंग रिसर्चर्स, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट बी डूइंग योरसेल्फ समथिंग। जी, तो अगर आप कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारे गैस्ट्रिक ट्रैक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक है, फॉर एग्जांपल ईसोफेगस है या स्टमक है या कोलोरेक्टल कैंसर है, यहाँ पे उनका इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर पर्टिकुलरली हम बात करते हैं ईसोफेजियल कैंसर की, इन कश्मीर वी हैव द 3rd हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ द ईसोफेजियल कैंसर इन द वर्ल्ड, 3rd highest है। Which are the number 1 and 2? So there is one site in the China and one site in the Japan where they have the highest incidence of esophageal cancer, and followed by the Kashmir, particular not the Jammu region but the Kashmir region। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो फॉर एग्जांपल रामलिंगा स्वामी प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत काम करा इसोफेजियल कैंसर पे या कोलोरेक्टल कैंसर पे या बहुत सारे कैंसर्स पे यहाँ पे काम करा, लेकिन जो एक्चुअल बायोलॉजी है, जो हाई थ्रूपुट टेक्निक्स है, अभी तक किसी ने यहाँ पे यूज़ नहीं करी है। और प्लस लिमिटेशन ये था कि किसी भी कैंसर को स्टडी करने के लिए हमें मॉडल चाहिए, सेल लाइन मॉडल चाहिए, एनिमल मॉडल चाहिए, जो यहाँ पे किसी ने डेवलप नहीं करे थे अभी तक। तो जो मेरा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, सो वी आर एक्चुअली डेवलपिंग दोज इन विट्रो मॉडल्स for the esophageal cancer, and we are also doing something in the gastric cancers as well। तो अभी हम लोग वही मॉडल्स बना रहे हैं यहाँ पे IUST में। जब से यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग वही मॉडल्स बना रहे हैं, एंड दोज मॉडल्स कैन बी यूज के जो अंडरलाइंग बायोलॉजी है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस हाई इंसिडेंस के राज क्या है, वो उन मॉडल से हमें पता चलेगा। So what is the stage of the ये नया सेंटर है? जी जी। तो इसमें आपके लिए सब काम तो जहन नहीं करता ना, इट नीड्स टूल्स। जी जी। व्हाट इज द स्टेट एंड स्टेटस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? तो ये जो सेंटर स्टार्ट हुआ है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन 2018, लेकिन जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट हुआ है दैट वाज स्टार्टेड इन 2020। तो मेरे जो यहाँ पे कलीग्स है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर रईस एंड डॉक्टर अर्शिद है, तो और हम लोगों ने 2020 में स्टार्ट करा यहाँ पे। सो वी डिड स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, एंड यू कैन सी नाउ विद इन लेस देन 2 years यू कैन सी हाउ मच वी हैव बिल्ड अप, अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज ऑल बिकॉज हेल्प फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, वाइस चांसलर, फाइनेंस ऑफिसर, डीन रिसर्च, रजिस्ट्रार एंड अदर स्टाफ members। It was possible because of those। We alhamdulillah are in a stage that we can start now the work on the full-fledged pace। हमारे कुछ कल्चर रूम्स की लिमिटेशन थी, हमारे पास नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट दैट, एंड प्रॉब्ली वी विल बी स्टार्टिंग वर्क यूजिंग दोज इन विट्रो मॉडल, डेवलपिंग दोज इन विट्रो मॉडल्स विद इन 2 weeks। So there is no major kind of equipment that you require, and it still is not with you, because a high-end research essentially needs sophisticated machinery that can actually help you understand things better। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास जो हाई थ्रूपुट मशीनरी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वी हैव ऑलरेडी प्रोक्योर्ड मैनी, एंड वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग मैनी, एंड वी हैव अराउंड हमारे सेंटर में अभी जो हमारे पास फेलोशिप्स है, हमारे पास ग्रांट्स हैं, वी हैव अराउंड
6 crores of the funding, and from that funding around 1 crore is for the instruments. तो हमने वो 1 करोड़ के तकरीबन इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग in the process of procuring all those instruments. और जो फॉर एग्जांपल मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें हाई थ्रूपुट टेक्निक्स की ज़रूरत है, तो हम मोस्टली वो कोलैबोरेशन में करते हैं या आउटसोर्स करते हैं। फिर कहीं ऐसा भी तो नहीं होता है कि बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैव डिफरेंट लीडर्स, डिफरेंट विजन्स, डिफरेंट प्रायोरिटीज़। जी। कहीं ऐसा भी तो नहीं कि आप जिस काम पर रिसर्च करते हो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में उसी पर काम कर रहा होगा, सो देयर इज अ रेप्लिकेशन ऑफ इफर्ट। एज सच तो मुझे लगता है कि जो इन विट्रो मॉडल्स है स्किम्स में एक साइंटिस्ट है जो बना रहे हैं, बट अभी तक मुझे नहीं पता कि वो किस स्टेज तक पहुँचे हैं। और प्लस यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डू यू हैव एन एक्सपर्टाइज फॉर दैट। तो मैंने जो मेरे पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस है प्लस जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिस टाइम पे था, तो हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने पर्सनली वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी सारे मॉडल्स बनाए हुए हैं। सो आई हैव एन एक्सपर्टाइज टू कैरी फॉरवर्ड दोज काइंड ऑफ वर्क इन Jammu and Kashmir and in our center. मुज़फ़्फ़र साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें इतना टाइम दिया, अपनी बात बता दी। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जब बड़ी बातें हों तो हम भी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह उसका हिस्सा हों। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, so nice of you. Thank you so much. We wish Thank you you so much. best of luck. Thank you so much.